गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा जीवांश पदार्थ का डिकम्पोजिशन, मृदा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। कल की अपन ने लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो जीवांश पदार्थ होते हैं, जो मृदा में ह्यूमस जो उपस्थित होते हैं, उन ह्यूमस का डिकम्पोजिशन, अपघटन, विच्छेदन किस प्रकार से होता है। तो उस क्रम में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था कि सामान्यतः जो सरल प्रकार के शर्करा होते हैं, सरल प्रकार के क्या होते हैं, जो शर्करा होते हैं, सरल प्रकार के शर्करा, इसके अलावा आपके जो क्या होते हैं, स्टार्च होता है, इसके अलावा प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन सी होती है, ये सरल प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसका जो विच्छेदन होता है वो सबसे पहले होता है। उसके बाद आपके जो क्रूड प्रोटीन होती है, उस क्रूड प्रोटीन का क्या होता है, विच्छेदन होता है। और उसके बाद आपके जो क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज होता है उसका, और उसके बाद होता है सेल्यूलोज का, इसके बाद सेल्यूलोज का अपघटन होता है। और लास्ट में बहुत कम मात्रा में जो लिग्निन होता है, उस लिग्निन का डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये जो क्रम था, ये जो मृदा जीवांश पदार्थ हैं, उन मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन का क्रम था, जिसके अंदर सरल शर्करा है या साधारणतः जितनी भी शर्करा होती है, स्टार्च होते हैं, सरल प्रकार के प्रोटीन होते हैं, क्रूड प्रोटीन होते हैं, उसके बाद में डिकम्पोजिशन होता है, फिर हेमीसेल्यूलोज का होता है, उसके बाद सेल्यूलोज का होता है, और लास्ट में लिग्निन का डिकम्पोजिशन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो शर्करा है, स्टार्च है, इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, इसका अपघटन कैसे होता है, प्रोटीन का किस प्रकार से होता है, सेल्यूलोज है और हेमीसेल्यूलोज जो है उनका किस प्रकार से होता है, लिग्निन का कितनी मात्रा में होता है और किस प्रकार से डिकम्पोजिशन होता है, इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका डिकम्पोजिशन है वो सरल प्रकार की शर्कराओं को अपन पढ़ते हैं। साधारण प्रकार की जो शर्कराएं हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आपकी हेडिंग है विभिन्न जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। कल बताया था मैंने, इसी को अपघटन बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रख लेना। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक नंबर पे सरल शर्कराएं। सरल प्रकार की जो शर्कराएं हैं, उन सरल प्रकार की शर्कराओं का किस प्रकार से डिकम्पोजिशन होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो साधारणतः सरल प्रकार की जो शर्कराएं होती हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है वो दो प्रकार से होता है। उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होने की स्थिति के अंदर वो CO2 और जल में बदल जाती है। ये जो सरल प्रकार की शर्कराएं हैं, इनका पहली बात तो इनका जो अपघटन होता है, इनका अपघटन सरलता व शीघ्रता से होता है। सरलता और शीघ्रता से इसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये क्या होता है, इनका जब दो प्रकार से इनका दो चरण होते हैं। इसके अपघटन के कितने चरण होते हैं, इसके अपघटन क्या होते हैं, अपघटन के दो चरण होते हैं। इसके अपघटन के दो चरण होते हैं। पहली स्थिति की अगर हम बात करें तो पहली वाली स्थिति के अंदर क्या होता है कि इनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इनका क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब इनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में होते हैं तो ये CO2 प्लस H2 में बदल जाते हैं। सरल प्रकार की जो शर्कराएं होती हैं उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होने के परिणाम स्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं। ये किस में बदल गया है, ये बदल गया है कार्बन डाइऑक्साइड और ये अपने जल है। तो ये जल और CO2 के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। सरल प्रकार की शर्कराओं के पूर्ण ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी बात करें इसमें, तो दूसरा जो इसका चरण होता है उसमें क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है।
पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण उस स्थिति में नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में इनमें ऑक्सीकरण जो होता है वो कैसा होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और जो आंशिक ऑक्सीकरण होता है इस स्थिति की यदि हम बात करें तो इस स्थिति के अंदर ये बदल जाते हैं कार्बनिक अम्ल, और आंशिक ऑक्सीकरण जो होता है इस आंशिक ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ये बदलते हैं कार्बनिक अम्ल प्लस एल्कोहल में। कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं ये कब, जब इनका आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर दो चरण हो गए सरल प्रकार की शर्कराओं के अपघटन के। पहले वाला चरण पूर्ण ऑक्सीकरण में CO2 और जल में परिवर्तन होता है, और जो दूसरी वाली स्थिति होती है जिसमें इसका आंशिक अपघटन होता है उसके परिणाम स्वरूप ये कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम कुछ जो सरल प्रकार के शर्कराएं हैं उन शर्कराओं को अपघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाले कुछ उत्पाद हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। यहाँ तक नोट कर लें आप। देखो, सामान्यतः कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं और उन सूक्ष्म जीवों के अंदर आपके जो कवक होता है, कवक जो होते हैं, कवक की प्रजाति के कई जीव हैं, जो कुछ जातियां हैं कवकों की, वो क्या करती हैं, इनके जो सरल प्रकार की शर्कराएं होती हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनका डिकम्पोजिशन प्रारंभ करती है। और ये जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और उसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के अम्ल और जल परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे अपन देखते हैं कि कवक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कवक जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल शर्करा को साइट्रिक अम्ल व ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है, ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। देखो, इनमें क्या होता है कि कुछ प्रकार की जो कवकों की प्रजातियां हैं, ये कुछ क्या करती हैं, इनको साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित कर देती हैं। वो कब करती है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि ये अपने C6H12O6 एक सरल प्रकार की क्या है, शर्करा है। इसका डिकम्पोजिशन होता है, इसका अपघटन होता है, और ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे, किस में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पे आपके क्या बन जाता है, सिट्रिक अम्ल, और थोड़ी मात्रा के अंदर उसके अंदर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो अपन देखें तो C6H8 और O7, साथ ही में आपके इधर बन जाता है जल। ये ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर हम इसको सरल शर्करा मान रहे हैं। सरल शर्करा का ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन होता है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप ये आपके बन गया है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है जब क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, किसका, सरल प्रकार की शर्करा का। एक और इसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है ऐसी ही स्थिति में जिसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण भी ऐसी ही स्थिति में होता है। सरल प्रकार की जो शर्करा होती हैं इसका डिकम्पोजिशन होगा, जल के ऑक्सीजन के सारे 4 अणु इसमें भाग लेंगे, और यहाँ पे आपके ये ऑक्जेलिक अम्ल बन जाता है और साथ में जल बन जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ आपके क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये भी किसी स्थिति में होती है, ये भी आपके जो कवक हैं उस कवक की उपस्थिति में ही होती है। साधारणतः जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका अगर डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में
क्या होता है, पूर्ण अपघटन होता है या आंशिक अपघटन की स्थितियां हैं। ऑक्सीजन की स्थिति में ये साइट्रिक अम्ल बन रहा है, ये आपके बन रहा है ऑक्सैलिक, ये ऑक्सैलिक अम्ल बन रहा है, ये जलहई। पूर्ण ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण अपघटन हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर आपके बनता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O बनते हैं। ये कब होता है, जो पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है ग्लूकोज का फ्रक्टोज का सरल शर्करा के रूप में अपने इसको मान के चल रहे हैं। तो जब इसका सरल शर्करा का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, पूर्ण अपघटन होता है। इस स्थिति में CO2 और जल बन जाते हैं। ये बात कब की है, जब कवक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं। उस स्थिति के अंदर बनने वाले ये उत्पाद है। दूसरी वाली स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरी वाली जो स्थिति अपनी वो कुछ फंजाई हैं और कुछ अवायवीय बैक्टीरिया। फंजाई और ईस्ट होगा, ये ईस्ट, कुछ ईस्ट होते हैं और कुछ अवायवीय बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। और डिकम्पोजिशन जब सरल प्रकार की शर्करा करते हैं, कहने का मतलब वायु की अनुपस्थिति में जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है अवायवीय बैक्टीरियाओं के माध्यम से, तब लैक्टिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। उस स्थिति में किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो अपन लिख देते हैं कुछ ईस्ट, कुछ अवायवीय बैक्टीरिया वायु की अनुपस्थिति में शर्करा को लैक्टिक व ब्यूटेरिक लैक्टिक व ब्यूटेरिक अम्ल में बदल देते हैं। ये अवायवीय बैक्टीरियाओं के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अपन इन दोनों की रिएक्शन देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से जो प्रोसेस होती है तो लैक्टिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण होता है। पहले वाली स्थिति देखें तो आपके C6H12O6 है। इसका डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है आपके लैक्टिक अम्ल C3H6O3। इस स्थिति में क्या होता है कि जब आपके लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो ये इसका अवायवीय क्या हो जाता है, अवायवीय अपघटन डिकम्पोजिशन इसका हो जाता है। तो यह आपके हो गया, इसका नाम लिख देते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ है सरल प्रकार के शर्कराओं के विघटन के परिणाम स्वरूप जब अवायवीय विघटन हो रहा है। दूसरा आप क्या बनता है, ब्यूटेरिक अम्ल बनता है। जब ब्यूटेरिक अम्ल बनता है उस स्थिति की अगर हम बात करें तो अपन देखते हैं कि ये आपके है सरल प्रकार की ये क्या है, शर्करा है। इसके परिणाम स्वरूप ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है और ये जो ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, ये जो ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, इसके साथ आंशिक मात्रा के अंदर CO2 और फिर इसके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके अंदर क्या होता है, CO2 प्लस H2 का भी निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सरल प्रकार की शर्करा जो है वो अवायवीय बैक्टीरिया में, जब अवायवीय बैक्टीरिया की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है तो एक लैक्टिक अम्ल बनता है और दूसरा आपके बनता है ब्यूटेरिक अम्ल। ये दो स्थितियां कब बनेगी, ये बनेगी जब अवायवीय
आपके अपघटन होगा, और ये ऊपर वाली स्थिति कब बनेगी, जब वायवीय क्या होगा, अपघटन डिकम्पोजिशन होगा। ऐसी स्थिति के अंदर हम बात करें तो सरल प्रकार की शर्कराओं का डिकम्पोजिशन दो प्रकार से होता है, और एक वायु की उपस्थिति में और एक वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट करके लिख लें। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्टार्च। सरल प्रकार की शर्कराओं के डिकम्पोजिशन के बाद अपन दूसरे वाले जो क्या है आपके मृदा जीवांश पदार्थ है, जिसका संगठन है, जिसमें पाया जाता है मृदा जीवांश पदार्थ में, वो है स्टार्च। स्टार्च का अपघटन की अपन बात करें तो उससे पहले उसके संगठन की बात करते हैं। तो जो स्टार्च होता है वो एक बहुलक होता है, सरल शर्कराओं का बहुलक होता है स्टार्च, सामान्यतः फ्रक्टोज का होता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो स्टार्च है इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो स्टार्च एक बहुलक होता है सरल प्रकार की शर्कराओं का, फ्रक्टोज का हो सकता है होता है। इस स्थिति में यदि हम बात करें तो आपके कुछ एंजाइम्स कुछ आपके कवक होते हैं, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिनमें से एक एंजाइम है जिसका नाम है डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर क्या होता है, जो ईस्ट होता है, सॉरी स्टार्च जो होता है, ये स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो स्टार्च होता है वो बट जाता है आपके माल्टोज में, या आपके बदल जाता है किसमें, माल्टोज में बदल जाता है। और ये जो माल्टोज होता है ये माल्टेज की उपस्थिति में, ये जो माल्टोज होता है, माल्टोज जो होता है ये माल्टेज की स्थिति के अंदर सरल प्रकार की शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, सरल प्रकार की शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे स्टार्च जो है वो डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में बदलता है। इस माल्टोज का फिर अपघटन होता है, माल्टोज का अपघटन होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये माल्टोज जो होता है ये आपके सरल प्रकार की शर्करा में बदल जाता है। ये जो सरल प्रकार की शर्करा है, अभी अपन ने लास्ट वाला टॉपिक जो पढ़ा है उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक उसी प्रकार का यहाँ प्राप्त होने वाली जो शर्करा है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इस प्रकार से जो आपके स्टार्च है, उस स्टार्च का जो अपघटन होता है वो पहले माल्टोज में और माल्टोज के बाद सरल प्रकार की शर्कराओं में हो जाता है, और इस प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन जो होता है किसका, स्टार्च का, वो कंप्लीट होता है। तीसरी बात अगर हम यहाँ करें तो तीसरा अपना जो संगठन है मृदा जीवांश पदार्थ है वो है हेमीसेल्यूलोज। तीसरा प्रकार का जो अपना मृदा जीवांश पदार्थ है उसका नाम है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज क्या होता है, एक ये भी बहुलक ही होता है स्टार्च का, लेकिन साधारणतः इसमें इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो प्रारंभ में तीव्र गति से होता है। प्रारंभ में इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो तीव्र गति से होता है, और उसके बाद इसके जो डिकम्पोजिशन की स्थिति होती है, डिकम्पोजिशन होने की जो दर होती है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है, और बाद में इसकी जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो समाप्त हो जाती है। हेमीसेल्यूलोज का अपघटन भी हेमीसेल्यूलोज एंजाइम जो होता है उसकी उपस्थिति में होता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में यदि हम बात करें तो इसका अंतिम उत्पाद CO2 और जल बनता है। जैसे सरल प्रकार की सभी शर्कराओं का अगर पूर्ण अपघटन होता है तो CO2 और जल ही बनता है, तो हेमीसेल्यूलोज में भी यही स्थिति बनती है। यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज जो होता है, ये हेमीसेल्यूलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या होता है, पूर्ण अपघटन होता है, और ये किस में बदल जाता है, CO2 और जल में परिवर्तित हो जाता है। हेमीसेल्यूलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका पूर्ण अपघटन होता है और CO2 और ये जल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जो हेमीसेल्यूलोज है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, जो अगला वाला आपके मृदा जीवांश पदार्थ है उसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है वह भी आपके एक प्रकार से क्या होता है,
वो भी आपके एक प्रकार से बहुलक ही होता है, जैव बहुलक की श्रेणी में आता है। और वो भी आपके जो ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, सरल प्रकार की जो शर्कराएं हैं, उन शर्कराओं का बहुलक ही होता है। उनके अपघटन से भी पहले सरल प्रकार की शर्कराएं बनती हैं। उन सरल प्रकार की जो शर्कराएं बनती हैं, उन सरल प्रकार की शर्कराओं की डीकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप CO2 और जल प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले कुछ मृदा के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, और विशेष रूप से इनमें एक्टिनोमाइसीटीज जो है, कवक है, वो क्या करता है, डीकम्पोजिशन की इसी प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसकी जो डीकम्पोजिशन होती है उसके अंदर एक बनता है सेलोबायोस, एक मध्य उत्पाद होता है सेलोबायोस। ये सेलोबायोस बनता है और सेलोबायोस के बाद में उसको ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज के डीकम्पोजिशन से CO2 और H2O बन जाते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि सबसे पहले सेल्यूलोज जो होता है उसका अपघटन जो होता है वो आपके कुछ विशेष बैक्टीरिया एवं एक्टिनोमाइसीटीज कवक सेल्यूलोज का अपघटन करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसीटीज कवच के हैं, ये सेल्यूलोज का डीकम्पोजिशन करते हैं। इसका जो डीकम्पोजिशन होता है वो 2 चरणों में बोल सकते हैं अपन इसको। पहले क्या होता है, पहली वाली जो स्टेप होती है उस स्टेप के अंदर क्या होता है, आपके जो सेल्यूलोज होता है, ये सेल्यूलोज यहाँ पर लिख देते हैं, यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। ये जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में होती है। पहले वाला जो चरण है उसमें जो आपके सेल्यूलोज है, ये सेल्यूलोज आपके जो कवक है एक्टिनोमाइसीटीज, उसकी उपस्थिति में एक उत्पाद बनाता है। उस उत्पाद को अपन बोलते हैं सेलोबायोस। एक्टिनोमाइसीटीज, ये एक्टिनोमाइसीटीज जो कवक है, इस कवक की उपस्थिति के अंदर आपके जो सेल्यूलोज है वो सेलोबायोज बनाता है। ये जो सेलोबायोज होता है, ये सेलोबायोज परिवर्तित हो जाता है आपके ग्लूकोज में। सेलोबायोज बाद में परिवर्तन हो जाता है ग्लूकोज में। और जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज एक प्रकार की सरल प्रकार की शर्करा है, और स्टार्टिंग में अपने सबसे पहले सरल प्रकार की शर्करा के अपघटन डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे CO2 और जल का निर्माण होता है। तो दूसरे चरण में क्या होता है, आपके जो आपके ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज बनता है किससे, सेलोबायोस के अपघटन से जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज के अपघटन के परिणाम स्वरूप आपके CO2 और फिर जल बन जाता है। मृदा के अंदर ग्लूकोज के अपघटन के परिणाम स्वरूप CO2 और जल बन जाता है, और ये जो सेल्यूलोज होता है, ये सेल्यूलोज बदल जाता है, आप सेलोबायोस बदल जाता है ग्लूकोज में। तो इस प्रकार से आपके जो सेल्यूलोज है, इस सेल्यूलोज के डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। और अपने 4 प्रकार के जो मृदा जीवांश पदार्थ में पाए जाने वाले क्या है, संगठन के पदार्थ हैं, स्टार्च है, हेमीसेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। स्टार्च के अपघटन से सरल प्रकार की शर्करा बनती है, और ये सरल प्रकार की जो शर्करा है, इस सरल प्रकार की शर्करा के पूर्ण अपघटन के परिणाम स्वरूप CO2 प्लस जल H2O बन जाता है। ठीक है। स्टार्च के डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज बनता है। माल्टेज एंजाइम की स्थिति में माल्टेज एंजाइम की स्थिति में क्या बनाता है, सरल प्रकार की शर्करा बनाता है। ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है। इसके अपघटन के परिणाम स्वरूप पूर्ण अपघटन इसका होता है तो CO2 और जल बन जाती है।
इसी प्रकार हम बात करें हेमीसेल्यूलोज का, तो हेमीसेल्यूलोज का भी अपघटन होता है, वो हेमीसेल्यूलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इसके पूर्ण अपघटन से CO2 और जल बन जाते हैं। इसी प्रकार सेल्यूलोज है, उसका 2 चरणों के अंदर अपघटन होता है। पहले सेल्यूलोज एक्टिनोमाइसिटीज की उपस्थिति में सेलोबायोस में बदलता है, और जो सेलोबायोस होता है वो बाद में ग्लूकोज में बदल जाता है। ये जो ग्लूकोज होता है उसके पूर्ण आंशिक अपघटन से CO2 और जल बनता है। एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अंतिम उत्पाद के रूप में आपके CO2 और जल ही बन रहे हैं, अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 और जल ही बन रहे हैं। तो साधारणतः जो मृदा जीवंश पदार्थ होते हैं इनके अपघटन के परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 गैस और जल ही बनते हैं। इसके बाद अपन आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे अगला जो अपघटन है वो अपन लेते हैं लिग्निन का। लिग्निन का डिकम्पोजिशन कैसे होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। लिग्निन वैसे आपने पढ़ा है कि इसका डिकम्पोजिशन सबसे कम होता है, बहुत कम मात्रा में डिकम्पोजिशन होता है। सबसे अंतिम डिकम्पोजिशन जो होता है वो अंतिम रूप से डिकम्पोजिशन लिग्निन का ही होता है। तो ये अपने हो गए थे 4, 5वां है अपने लिग्निन। इसका डिकम्पोजिशन बहुत कम होता है। इसका जो अपघटन होता है, अपघटन जो होता है जिसको आप विच्छेदन भी बोलते हैं, ये विच्छेदन कैसा होता है? विच्छेदन बहुत कम और बहुत देर से होता है। साधारण रूप से इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसके डिकम्पोजिशन होने में बहुत अधिक समय लग जाता है और होता भी आंशिक रूप से ही है, पूर्ण रूप से इसका विच्छेदन नहीं हो पाता है। अब विशेष आपके प्रजाति के जीव हैं जिनमें केवल एक है आपके एक्टिनोमाइसिटीज कवक जो हैं, एक्टिनोमाइसिटीज कवक इसके अपघटन में सहायता करता है। इसके अपघटन के अंदर जो सहायता करने वाले आपके सूक्ष्म जीव हैं उनमें कवक हैं। कवक की एक प्रजाति है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो कवक की प्रजाति है वो प्रजाति इसके अपघटन में सहायता करती है। इसका आंशिक अपघटन ही होता है, पूर्ण रूप से इसका अपघटन नहीं होता है। बहुत कम मात्रा के अंदर इसके अंदर आंशिक अपघटन के परिणाम स्वरूप CO2 और आम जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अगले वाला मृदा जीवांश पदार्थ का भाग जो जिसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसका नाम है आपके प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन का डिकम्पोजिशन जो होता है, प्रोटीन का जो अपघटन होता है वो साधारणतः सरल प्रकार की प्रोटीन का शीघ्र हो जाता है और क्रूड प्रकार की प्रोटीन का कुछ समय के बाद इसका अपघटन होता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं सरल प्रोटीन का अपघटन शीघ्रता से होता है। सरल प्रोटीन का जो अपघटन होता है वो शीघ्रता से होता है। फिर अपन लिख देते हैं कि जो क्रूड प्रोटीन होती है, क्रूड प्रोटीन के अपघटन में थोड़ा समय लगता है, बाकी इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, पूर्ण रूप से इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। लेकिन जो क्रूड प्रोटीन है उस क्रूड प्रोटीन के अपघटन में थोड़ा समय लग जाता है। अब इसके डिकम्पोजिशन की बात करें, किस प्रोसेस के तहत इसका डिकम्पोजिशन होती है, तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो प्रोटीन होती हैं वो आपने पढ़ा होगा कि पेप्टाइड के बहुलक होते हैं, और जो इस पेप्टाइड होते हैं वो आपके अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं, और अमीनो अम्ल के अपघटन के परिणाम स्वरूप जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है। इसकी उल्टी प्रोसेस देखें तो नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं वो मिलके बनाते हैं अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल जो आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं
पेप्टाइड, और पेप्टाइड के जुड़ने के परिणाम स्वरूप ही आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका उल्टे क्रम की अगर हम बात करें, व्युत्क्रम क्रम की अगर इसकी हम बात करें, तो अपन लिख सकते हैं कि जो आपके प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का अपगठन होता है, और अपगठन के पहले चरण में आपके पेप्टाइड बनते हैं। प्रोटीन के पहले अपगठन के चरण में पेप्टाइड बनते हैं। फिर पेप्टाइड का अपगठन होता है, और पेप्टाइड के अपगठन के परिणाम स्वरूप आपके एमिनो अम्ल बनते हैं। और जो एमिनो अम्ल होते हैं उस एमिनो अम्ल के अपगठन के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जैसे अपन बात करें तो आपके जो अमोनिया है उसका निर्माण हो जाता है। और इनके अपगठन के परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में यदि हम बात करें तो अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 और जल ही बनता है। यहाँ हम देखें तो प्रोटीन का अपगठन से पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड के अपगठन के बाद एमिनो अम्ल बनते हैं, और एमिनो अम्ल के अपगठन के बाद जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण हो जाता है, और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाद में CO2 और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनके डीकम्पोजिशन के अंतिम उत्पाद के रूप में प्रोटीन के अपगठन के अंतिम उत्पाद में क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पे अपने बनते हैं अमोनिया प्लस आपके बनता है CO2 प्लस कार्बनिक अम्ल प्लस जल। ये आपके अंतिम उत्पाद के रूप में इसके अंदर बन सकता है। आंशिक मात्रा के अंदर इसके अंदर जल के साथ अल्कोहल का भी निर्माण हो सकता है, यहाँ पे अल्कोहल भी बन सकता है। प्रोटीन के पूर्ण अपगठन के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है उसमें अमोनिया, आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बनिक अम्ल है, जल या अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो अपन ने अभी देखा लिग्निन और प्रोटीन का डीकम्पोजिशन के बाद, तो लिग्निन का डीकम्पोजिशन बहुत कम मात्रा में होता है, आंशिक रूप से इसका डीकम्पोजिशन होता है, और जो डीकम्पोजिशन होता है वो कवक की एक विशेष जाति है एक्टिनोमाइसिटीज। उस एक्टिनोमाइसिटीज की उपस्थिति के अंदर ही केवल लिग्निन का अपगठन होता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पे CO2 और जल का निर्माण हो जाता है। प्रोटीन का जो डीकम्पोजिशन होता है वो दो प्रकार की प्रोटीन होती है अपने पास, एक होती है सरल प्रकार की प्रोटीन और दूसरी होती है क्रूड प्रोटीन। सरल जो प्रोटीन होती हैं उसका जो अपगठन होता है वो शीघ्रता से हो जाता है, जबकि आपके जो क्रूड प्रोटीन है उसका जो अपगठन होता है उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन हाँ, प्रोटीन का जो पूर्ण रूप से जो अपगठन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, बाकी थोड़ा समय लगता है क्रूड प्रोटीन के अपगठन में। इसकी प्रोसेस की बात करें तो प्रोटीन के अपगठन से पेप्टाइड, पेप्टाइड के अपगठन से एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल बनाते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, और ये फिर अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 या फिर जल है, जल के साथ अल्कोहल का भी निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके प्रोटीन है उसका अपगठन हो जाता है। आज अपन ने क्लास में पढ़ा मृदा जीवांश पदार्थ का जो विच्छेदन होता है, उसके 6 जो मृदा जीवांश पदार्थ है उनके विच्छेदन के बारे में अपन ने चर्चा की है। सरल प्रकार की जो शर्कराएं हैं शीघ्रता से उनका विच्छेदन होता है, CO2 और जो जल होता है उसका अंतिम उत्पाद हो जाता है। इसके बाद अपन ने जो सेल्यूलोज है, स्टार्च है, फिर उसके बाद हेमी सेल्यूलोज, फिर सेल्यूलोज, और उसके बाद अपन ने लिग्निन, प्रोटीन आदि के बारे में, डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा है। इससे आगे की जो टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।